Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Smart IS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav and on today December 12 I will discuss these topics from current affairs. आज के Pre-Secure में हम लोग इन टॉपिक्स को करंट अफेयर्स के इन टॉपिक्स को प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव में एमसीक्यूज के हेल्प से डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब यूपीआई से रिलेटेड। यूपीआई एक बड़ा पॉपुलर मेथड ऑफ पेमेंट। आज हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या स्टेटस है। हम बात करें इंडिया में तो मोस्ट ऑफ अस नाउ मेक पेमेंट्स थ्रू यूपीआई, इवन इंक्लूडिंग मी एंड यू जो कि इस सेशन को वॉच कर रहे हैं। हाँ, हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं या हमारे जो एल्डर्स हैं, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वाले जो ग्रुप है, उस एज ग्रुप में थोड़ा कम पेमेंट होता है। हालांकि वहां पर भी पेमेंट हो रहा है बट थोड़ा कम है वहां पर। बट स्टिल इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पर इसने अपनी एक पहचान बनाई है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड होगा बार्सिलोना कन्वेंशन जो कि न्यूज में था। ऐसे ऐसे टर्म्स, ऐसे चीजें आपको एकदम ना आपके टिप पर होनी चाहिए कि अच्छा ये कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है, हम इसे कहां अप्लाई कर सकते हैं। देन थर्ड वुड बी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इससे पहले भी प्री सिक्योर और आसाम प्रहरी के सेशन में अलग अलग टॉपिक्स के साथ डिस्कस हुआ है। आज हम इसे फिर से डिस्कस करेंगे, इसके सारे डिटेल्स चेक करेंगे। देन हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन। एक बड़ा अच्छा एक न्यूज आया जिसका एक बड़ा अच्छा न्यूज है जो कि मरीन एड्स नेविगेशन, जो मरीन नेविगेशन होता है उससे रिलेटेड एड्स को प्रमोट करने के लिए, एड्स मतलब सपोर्ट को, फाइनेंशियल एड्स को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल एड को प्रमोट करने के लिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग इस बार इंडिया में हुई है। हम इसके क्या डिटेल्स हैं, इंडिया किस तरह से इसका मेंबर रहा है नहीं रहा है, क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, ये सारी चीजें देखेंगे। देन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी यूपीएससी का या बाकी स्टेट पीसीएस का पहले भी फेवरेट टॉपिक रहा है। इसके ऊपर कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अभी फिर से ये न्यूज में रहा क्योंकि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टी के बीच कुछ बहस हुई। खैर वो बहस तो पॉलिटिकल मानी जा सकती है पर जो डिटेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमारे आज के सेशन का पार्ट होगा, तो हम उसे डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद आपके लिए लास्ट में होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज के नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक अबाउट यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप यहां पे देख सकते हो पीआईबी का एक बड़ा अच्छा अपडेट। यूपीआई इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बाय आईएमएफ, अकाउंट्स फॉर 49% ऑफ ग्लोबल ट्रांजैक्शन। मतलब यूपीआई जिसको 2016 में जब लॉन्च किया गया था, किसने लॉन्च किया था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम? नॉट गवर्नर जनरल, हु वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई एट दैट टाइम? आरबीआई के गवर्नर कौन थे, जरा बता सकते हो थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालकर? आगे मैं बताऊंगा पर थोड़ा तुम भी अपने दिमाग पे जोर डालो कि जब यूपीआई लॉन्च किया गया था देन हु वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो तब 2016 में लॉन्च किया गया था, तब किसे मालूम था कि 8 सालों में ही ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन जाएगा। आईएमएफ ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। शुरुआत भले धीमी रही हो, कई प्रॉब्लम्स आए हो, लेकिन आगे जाके वर्ल्ड में सबसे बड़ी पहचान यूपीआई ने बनाई है। ये हम सबके लिए एक बड़ी अच्छी सीख भी है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू ऐसे बन सकते हैं, बाकी डिटेल्स हम मेंस के लिए आगे देखेंगे। पहला था यूपीआई वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2016 अंडर द सुपरविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इज ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एकदम करेक्ट बात है। 2016 में 2016 में आरबीआई के गवर्नर थे श्री रघुराम राजन, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया था और एनपीसीआई के अंडर ये वर्क करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। Second, the IMF has recognized UPI as the world's largest real-time payment system. सही है यहाँ तक, accounting for nearly half of the global real-time digital transaction. Nearly half, 49% को तो हम nearly half बोलेंगे ही, तो nearly half है, एकदम करेक्ट है। थर्ड, यूपीआई करेंटली लैग्स बिहाइंड ब्राजील्स पिक्स एंड चाइनाज यूनियन पे। एक मिनट इसे फिर से क्लियर करने दो। यूपीआई करेंटली लैग्स बिहाइंड ब्राजील्स पिक्स, ये ब्राजील का अपना पेमेंट इंटरफेस है एंड चाइना का यूनियन पे नाम का इंटरफेस है इन टर्म्स ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू। देखो 49% डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है वो हम देख चुके हैं, बट टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू के भी केस में ये ब्राजील से कई गुना ज्यादा है, पीछे नहीं है इनसे। स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। करेक्ट हमारे कौन कौन से थे? 1 and 2 ओनली। हमें क्वेश्चन करेक्ट ढूंढने बोल रहा है, आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, चलिए अब डिटेल्स देखें तो यूपीआई जिसको एनपीसीआई ने डेवलप किया और एनपीसीआई के ही अंदर वर्क करता है, 2016 में आरबीआई गवर्नर श्री रघुराम राजन ने लॉन्च किया था। इसके की फीचर्स की बात करें तो रियल टाइम में पेमेंट पॉसिबल हो पाता है। रियल टाइम में मतलब आपने अभी पेमेंट किया और तुरंत वहां पर आवाज बजती है, देवी और सज्जनों 10 रुपए प्राप्त हुए। रियल टाइम में पेमेंट हो गया है ना, इंतजार नहीं करना होता है कि चेक से पेमेंट किया या अकाउंट से ट्रांसफर किया, अब टाइम लग रहा है। एंड वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो है ना, इट एलिमिनेट्स द नीड टू शेयर सेंसिटिव डिटेल्स लाइक आईएफएससी कोड, बैंक नंबर, फलाना चिलाना ढिमकाना। इंटरनेट बैंकिंग से भी पैसे ट्रांसफर होते हैं पर वहां पे आपको अकाउंट नंबर चाहिए, आईएफएससी कोड चाहिए,
आजकल पेन भी डिटेल्स मांगते हैं, वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। यूपीआई इन सब चीज को सीमलेस बना देता है, एकदम इजी बना देता है। interoperability है, it allows peer to peer and peer to merchant collection request across different banking apps। मतलब कि जैसे मान लो एक एसबीआई का ऐप हो गया, एक पीएनबी का हो गया, एक एचडीएफसी का हो गया, एक आईसीआईसीआई का हो गया, दूसरी तरफ ये फोन पे है, पेटीएम है, जीपे है, इन सब ने अपना ना यूपीआई बना रखा है। और ये मर्चेंट टू मर्चेंट या पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन बड़ा सीमलेसली कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आती है कि आप एसबीआई के अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हो पीएनबी के अकाउंट में तो प्रॉब्लम आएगी। एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बाकी जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो तो हम लोग अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने डिवाइसेस में इनेबल कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं इसके ग्लोबल मार्केट डोमिनेंस पे। तो ग्लोबल मार्केट डोमिनेंस की बात करें तो 49% ऑफ मार्केट शेयर इंटायर वर्ल्ड का यूपीआई के पास है। एंड ग्लोबल कंपैरिजन में देखें तो इंडियाज वॉल्यूम इज मोर देन ट्रिपल ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट ब्राजील। ब्राजील जो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, ब्राजील का जो यूपीआई है, मतलब ब्राजील का जो पेमेंट सिस्टम है उसका नाम है पिक्स। उससे ना हमारा इंडिया का जो है वो लगभग 3 गुना ज्यादा है। 14% ग्लोबल शेयर है ब्राजील के पिक्स का, और यूपीआई का ग्लोबल शेयर कितना है? 49%। दैट्स व्हाई थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग था। ठीक है। चलिए, एनपीसीआई की बात कर लें तो एनपीसीआई की भी मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स लगा रखे हैं कि 2008 में एनपीसीआई का फॉर्मेशन हुआ, आज से लगभग 16 साल पहले। एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के अकॉर्डिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के जैसा इसका फाउंडेशन किया गया कंपनी एक्ट 2013 के साथ। यूपीआई के अलावा एनपीसीआई रुपए को आईएमपीएस, एनएससीएच, एनईटीएस इन सारी चीजों को भी मैनेज करने का काम करती है। एनईटीएस जो कि फास्टैग आपके लिए पॉपुलर टर्म के रूप में यूज होता है। ओके। एनपीसीआई के ये डिटेल्स भी याद रखिएगा, स्पेशली फाउंडेशन ईयर याद रखिएगा, किस तरह से इसका फाउंडेशन हुआ है ये याद रखिएगा। व्हाई? बिकॉज प्रीलिम्स में एनपीसीआई से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। द सेकंड थिंग इज अबाउट बार्सिलोना कन्वेंशन। आप यहाँ पे देख सकते हो आईयूसीएन का एक अपडेट दैट आईयूसीएन एट सीओपी 24 बार्सिलोना कन्वेंशन कायरो 2 to 5 दिसंबर 2025। सीओपी 24 आईयूसीएन का जो होने वाला है बार्सिलोना कन्वेंशन, हम इसकी बात करेंगे। अब यहाँ पे आईयूसीएन के हम न्यूज क्लिपिंग को और डिटेल में देखते हैं। लिखा हुआ क्या है? टुडे वी ज्वाइन द सेलिब्रेशन ऑफ मेडिटेरेनियन डे, अ मोमेंट टू ऑनर आवर शेयर्ड सी एंड द कोऑपरेशन दैट यूनाइट्स द रीजन। इस अभी जो मैंने 2 लाइन पढ़ा है, इससे देखो क्या चीज समझ में आ रहा है, क्या चीज तुम समझ सकते हो कि बार्सिलोना कन्वेंशन ना कहीं मेडिटेरेनियन सी या फिर बाकी मेडिटेरेनियन रीजन का जो सी रिसोर्सेस है, सी का जो एरिया है उससे रिलेटेड है। इतनी चीज हमें समझ में आ सकती है कि सी रिसोर्स को शेयर्ड रिसोर्स के रूप में, उसके बेनिफिट्स को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, इन सब चीजों से बार्सिलोना कन्वेंशन थोड़ा रिलेटेड हो सकता है। ये थोड़ी सी बात हमें न्यूज की 2 लाइन पढ़कर समझ में आनी चाहिए। दैट इज द वे ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। यही न्यूज़पेपर या किसी भी न्यूज सोर्स को पढ़ने का तरीका होता है ना, याद रखो इसको। अब हम अगर पहले एमसीक्यू देखें तो पहला स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, द बार्सिलोना कन्वेंशन
गाइस लगता है माइक में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो पीछे थोड़ा पार्ट लगता है रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वॉइस नहीं होगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो बार्सिलोना कन्वेंशन को शुरू से। तो बार्सिलोना कन्वेंशन के न्यूज़पेपर क्लिपिंग से हम ये चीज समझ सकते हैं दैट बार्सिलोना कन्वेंशन मेडिटेरेनियन सी रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए अडॉप्ट किया गया है। इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ 3 स्टेटमेंट मिले। 3 स्टेटमेंट में हमें पहला स्टेटमेंट तो एक फैक्ट है जो कि हम आगे चेक कर लेंगे। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है दैट ऑल मेडिटेरेनियन बॉर्डरिंग कंट्रीज आर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू द कन्वेंशन। यस इट इज करेक्ट बट ईयू इज नॉट इंक्लूडेड। क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे ईयू को, जब ईयू भी या यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन नेशंस भी मेडिटेरेनियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इस तरह से हो गया रॉन्ग हमारा। थर्ड बोल रहा है क्या कि वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव इज प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी थ्रू क्रिएशन ऑफ स्पेशली प्रोटेक्टेड एरियाज एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। जब यहाँ पे आईयूसीएन है तो आईयूसीएन का मेन काम ही होता है स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे ये कॉमन सेंस लगाकर हमने ये देख लिया कि ये ऑप्शन रॉन्ग होगा, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा, थर्ड करेक्ट है, तो आंसर क्या होना चाहिए? 1 and 3 ओनली। दिस थिंग वी लर्न फ्रॉम प्री सिक्योर, यू मस्ट लर्न फ्रॉम प्री सिक्योर। ठीक है, बाकी डिटेल्स हम देखें तो बार्सिलोना कन्वेंशन 1976 में अडॉप्ट किया गया। 1995 में इसका रीनेमिंग किया गया कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट एंड कोस्टल रीजन ऑफ मेडिटेरेनियन के नाम से। अभी अगर हम बात करें तो 22 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं जिसमें 21 नेशंस और 22वां यूरोपियन यूनियन है। मेन सिग्निफिकेंस इसका क्या है? मरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रमोट करना, पॉल्यूशन कंट्रोल करना, ये सारी चीजें इसके मेन पर्सपेक्टिव है या मेन ऑब्जेक्टिव है। राइट, मेडिटेरेनियन सी को देख लो, इसके मैप को ध्यान से देखो और कौन कौन से नेशंस इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं ना, वो चीज भी एक बार नोटिस कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल क्यों न्यूज में ये रहा? बिकॉज द हिंदू में एक बड़ा अच्छा एक गवर्नमेंट पैनल का रिपोर्ट को डिस्कस किया गया दैट डोंट सैंक्शन एकलव्य स्कूल अंटिल लैंड ऑलरेडी एक्वायर्ड। हाउस पैनल टेल्स गवर्नमेंट। एक पैनल, पार्लियामेंट्री पैनल क्या बता रही है सरकार को कि तब तक एकलव्य स्कूल आप नहीं सैंक्शन कीजिए जब तक कि लैंड एक्वायर नहीं हो गया है। अदरवाइज होता क्या है कि आप स्कूल तो सैंक्शन कर देते हो, ऐसे कई स्कूल्स हैं जो सैंक्शन हो चुके हैं पेपर पे, पर उनकी अपनी जमीन नहीं है, और जब अपनी बिल्डिंग नहीं होती है तो फिर वहां पर सही मायने में एकलव्य स्कूल का पर्पस था कि हमारे ट्राइबल सोसाइटी के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई मिल सके, उनको सारी सुविधा मिल सके, वो मिल नहीं पाता है। पेपर पे सब कुछ अच्छा चल रहा होता है पर ग्राउंड पे अच्छा नहीं होता है। पहला स्टेटमेंट, द स्कूल आर सेटअप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नॉट नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जब एकलव्य स्कूल ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए हमारे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, दूसरा, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स इन देयर लोकल रिमोट एरिया। बिल्कुल, शेड्यूल ट्राइब भी होंगे, पीबीटीजी भी होंगे, बाकी भी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उन सबको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम हमारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल करेगा। सेकंड करेक्ट है। थर्ड, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल फॉलो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करिकुलम या सीबीसी करिकुलम को ही फॉलो किया जाता है। तो 2 and 3 हमारे करेक्ट हुए, लेकिन हमें बी चूज नहीं करना है, हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा था। आंसर क्या होगा? सी, 1 ओनली। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर एकलव्य मॉडल ऑफ स्कूल जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था कब? 1998 में। तुम में से कई लोगों का बर्थ एनिवर्सरी या बर्थ का साल रहा होगा ये। इसका मेन टारगेट ग्रुप है क्लास 6 to 12 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फ्री एंड फुल्ली रेसिडेंशियल एजुकेशन देना। कौन से ग्रुप को? तो शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स या बाकी भी जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, साथ ही साथ रेसिडेंशियल स्कूल एजुकेशन भी मिले, रेसिडेंशियल फैसिलिटी भी मिले, ये भी इंश्योर किया जाता है। बाकी अब हम बात करते हैं सीबीएसई करिकुलम को। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय होता है या केंद्रीय विद्यालय होते हैं, तो उसी तर्ज पर सीबीएसई करिकुलम फॉलो यहाँ किया जाता है विथ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश यूज किया जा रहा है, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने ट्राइबल लैंग्वेजेस घर में बिल्कुल बोलें, बिल्कुल सीखें उस चीज को, साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखें, ताकि इंडिया के बाकी स्टेट्स में या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जब भी उन्हें रिक्वायरमेंट हो अपने नए स्किल्स सीखने का, बाकी यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में पढ़ने का, तो कहीं पर भी पीछे ना रहें। और डिटेल की बात करें तो 2018-19 में एक डिसीजन लिया गया दैट मोर देन 50% ऑफ 80 एसटी पॉपुलेशन वुड बी इंक्लूडेड इन दिस स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल्स। एटलीस्ट 20,000 ट्रैवल पर्सन बेस्ड ऑन द 2000 सेंसस, यहाँ पर इस एकलव्य मॉडल ऑफ स्कूल्स को एस्टेब्लिश किया जाएगा जहाँ पे 20,000 से ज्यादा ट्रैवल पर्सन है। The government aims to establish 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल अक्रॉस द कंट्री बाय 2026। इस फिगर को तुम अपने मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हो कि ट्राइबल सोसाइटी में उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए सरकार ने लक्ष्य रखा है 2026 तक 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टेब्लिश करने का। ये मेंस के लिए एक बड़ा अच्छा वैल्यूडेशन हो गया।
की फीचर्स की बात करें तो जेएनबी, तुम में से कई लोगों ने जेएनबी जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की होगी। उसी तर्ज पर एकलव्य मॉडल स्कूल को स्टार्ट किया गया था, उसी को आगे चलाया जा रहा है। ईच स्कूल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 480 स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स की जो कैपेसिटी है वो भी फिक्स रखी गई है ताकि ओवर बर्डन ना हो। जेंडर पैरिटी भी इंश्योर किया जाता है, इक्वल नंबर ऑफ सीट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स हैं। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट से जो कुछ हो सकता है गवर्नमेंट वो भी करने का काम करती है, जैसे 38 करोड़ इन प्लेन एरियाज एंड 48 करोड़ इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया एज वेल एज इन हिली एरियाज। ये गवर्नमेंट का बजटरी एलोकेशन होता है एकलव्य मॉडल ऑफ स्कूल के लिए। फोर्थ टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन। मरीन नेविगेशन के लिए एड्स प्रोवाइड करने का काम उसका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो कि इस चीज को देखता है, हम उसे आईएएलए के नाम से बुलाते हैं, जिसका थर्ड सेशन ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने यहाँ पर इनॉग्रेट किया, कहा, इंडिया में। ठीक है, चलिए मुंबई में, इंडिया में। पहला स्टेटमेंट, आईएएलए वाज एस्टैब्लिश्ड एज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन 1957। ये चीज जानने के लिए हमें इसका फाउंडेशन देखना पड़ेगा कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था क्या। यस, आईएएलए इसको 1957 में, सॉरी, आईएएलए इसको 1957 में एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पहले एस्टेब्लिश किया गया था, मतलब एनजीओ के रूप में। नाउ इज ट्रांजिशनिंग इनटू इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, धीरे धीरे जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्टार्ट हुआ, अब एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वर्क कर रहा है। तो इसकी शुरुआत एनजीए के रूप में हुई थी, अब इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वर्क करता है। हेडक्वार्टर है सेंट जर्मेन एल लाई, फ्रांस में। ये सेंट जर्मेन एल लाई, फ्रांस, आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्रांस के मैप पे यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, फ्रांस का मैप भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। आप एक बार फ्रांस अपने बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है, कौन से देश के साथ, कौन सी वाटर बॉडीज के साथ, वो भी देख लीजिए। ये इंग्लिश चैनल है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच का बड़ा पॉपुलर चैनल है ये। चलिए, सो पहला स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या, इट डेवलप्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन बट द एक्चुअल मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फिजिकल लाइट हाउस आर गवर्नड सोली बाय इंडिविजुअल नेशन। सिंपली एक बात देखिए, नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन, बिल्कुल मरीन नेविगेशन को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल एड देने का काम ये बिल्कुल करता है, लेकिन कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो वो कंस्ट्रक्शन उस देश के सॉवरेनिटी को ध्यान में रखकर किया जाएगा। दैट्स वाई वो कंस्ट्रक्शन करने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगा, वो इंडिविजुअल नेशन करते हैं। ये चीज हमको कॉमन सेंस से समझ में आ गया। थर्ड, इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ आईएएलए सिंस इट्स इंसेप्शन एंड वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट। यस, इंडिया इसके इंसेप्शन मतलब 1957 के लगभग टाइम से ही इसका मेंबर रहा है और रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुआ है, जो कि भारत के सॉफ्ट पावर को शोकेस करता है। 2 एंड 3 करेक्ट है, हमें करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा, सी, 2 एंड 3 ओनली। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मरीन एड्स, मरीन नेविगेशन को और बेहतर बनाना, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, मरीन वेसल्स को प्रोटेक्ट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इंडिया इज ए मेंबर सिंस 1957 से इंडिया इसका मेंबर रहा है, अभी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी इलेक्ट हुआ। की इनिशिएटिव, ये जो मुंबई में इस बार सेशन हुआ जिसको ऑनरेबल मिनिस्टर ने लॉन्च किया, वहां पे क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, लाइट हाउस टूरिज्म डिजिटल पोर्टल। एक नया डिजिटल पोर्टल इनोग्रेट किया जाएगा या लॉन्च किया जाएगा, जहां पे 75 डेजिग्नेटेड लाइट हाउस इंडिया में स्टेब्लिश किए जाएंगे, ये भारत सरकार करेगी। लाइट हाउस से देखो दो चीज होती है, एक तो लाइट हाउस है ना, सपोज ब्रह्मपुत्र रिवर से या फिर गंगा रिवर से या इंडिया के कोस्टल रीजन से कोई शिप पास कर रही है, तो उनको डायरेक्शन देने का भी काम किया जा रहा है। साथ ही साथ इनको सीनिक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी डेवलप किया जा सकता है। वहां पर टूरिस्ट स्पॉट के रूप में वहां पर रेस्टोरेंट बनाए जा सकते हैं, टूरिस्ट स्पॉट बनाए सकते हैं, ये लाइट हाउस का एक और यूज हो जाएगा। सस्टेनेबिलिटी भी, इन लाइट हाउस को सोलर पावर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। ऑब्वियसली अब हम आजकल जो भी नया डेवलपमेंट करते हैं ये चीज ध्यान रखते हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को वहां पर यूज किया जाए। दूसरा एक और की इनिशिएटिव क्या था, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज। ये चीज कई बार डिस्कस हो चुकी है। लोथल गुजरात में, लोथल जो कि एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि लोथल एक एंशिएंट हड़प्पन पोर्ट सिटी था, वहां पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, इसको लेकर भी हमारा जो आईएएलए का कन्वेंशन हुआ मुंबई में, वहां पर बात की गई। इट विल फीचर ए डेडिकेटेड लाइट हाउस म्यूजियम सेलिब्रेटिंग इंडियाज मैरीटाइम हिस्ट्री डेटिंग बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। 3000 बीसी, 3500 बीसीई के टाइम में, जब कई देशों में, यूरोपियन नेशंस में सभ्यता का जन्म नहीं हुआ था, तब भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रो कर रही थी, उस चीज को भी शोकेस करने का काम ये म्यूजियम करेगा। और बाकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये भारत को ग्लोबल लीडरशिप को शोकेस करने का काम करता है। साथ ही साथ डिप्लोमेटिक माइलस्टोन भी एस्टेब्लिश करता है, एज इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट। इस आईएएलए का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया को इलेक्ट किया गया है। दिस इज शोकेसिंग आवर डिप्लोमेटिक माइलस्टोन, आवर सॉफ्ट पावर। द फिफ्थ टॉपिक इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें, आप यहाँ पे द हिंदू का एक आर्टिकल देख सकते हो, दैट पीएम मोदी
Honorable Prime Minister, as well as Mr. Amit Shah, Honorable Home Minister, and Sri Rahul Gandhi, Leader of Opposition, meet to finalize Central Information Commission, right, as well as CBC appointments. चलिए अब हम CIC पर आते हैं। पहला स्टेटमेंट, CIC इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन 2005 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। एकदम करेक्ट है, ये चीज ना कई बार पूछा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ का भी पार्ट हो गया और करंट में भी न्यूज में रहता है। CIC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनली स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको RTI एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग बनाया गया। It is headed by Chief Information Commissioner and consists of a maximum 10 Information Commissioners। बिल्कुल एक मेन Chief Information Commissioner होते हैं और उसके साथ 10 Information Commissioner साथ में रहेंगे। The CIC and other information commissioners are appointed by the president on the recommendation of the committee। वही कमेटी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये कमेटी ये होगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर। ये होम मिनिस्टर जरूरी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर अपने किसी कैबिनेट मिनिस्टर को रिकमेंड करते हैं, तो इस बार होम मिनिस्टर को रिकमेंड किया, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, ये चीज भी मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि अपॉइंटमेंट करने के लिए किन तीन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको नॉमिनेट प्राइम मिनिस्टर करते हैं। उन्होंने इस बार किसको नॉमिनेट किया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को। इसके एस्टेब्लिशमेंट को तुम देख चुके हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर साथ में उसके रहेंगे मैक्सिमम। अब इसके हम सर्विस कंडीशंस की बात करें तो जो हमारा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसका टेन्योर 5 साल के लिए या 65 इयर्स तक के लिए फिक्स रहता है। एक अमेंडमेंट किया गया, द टर्म इज नो लॉन्गर फिक्स्ड एट 5 years बाय द एक्ट, इट इज नाउ फॉर सच टर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट करेंटली नोटिफाइड एज 3 years। तो यहाँ पे देखो चीज क्या चेंज क्या हुआ कि जब CIC का फॉर्मेशन किया गया था या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर डिसाइड किया गया था, तो इनिशियली 5 साल डिसाइड किया गया, बट 2019 में उसको 5 साल से घटाकर कितना कर दिया गया, 3 साल कर दिया गया, कि अब CIC का मैक्सिमम टेन्योर 3 साल के लिए रहेगा। ठीक है, सैलरी वगैरह नॉर्मल ये इन्फॉर्मेशन है, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। अगर आप एक बार चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए तो इस पोस्ट की सैंक्टिटी बनाए रखने के लिए, इस पोस्ट को इम्पार्शियल बनाए रखने के लिए दोबारा रीअपॉइंटमेंट का प्रोसेस नहीं है, ऑप्शन नहीं है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। रिमूवल भी किया जा सकता है, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द CIC और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर फॉर स्पेसिफिक कंडीशंस लाइक इंसॉल्वेंसी और कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस, कि अगर वो इंसॉल्वेंट पाए गए हैं, अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड हैं, तो उस केस में उनको रिमूव किया जाएगा। इवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी वाले केस में भी इनको इनकैपेसिटी वाले केसेस में भी इनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, बट उस केस में सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी मैंडेटरी होगी। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था वंदे मातरम से रिलेटेड। इट वाज पार्सली रिटन इन संस्कृत एंड पार्सली इन बंगाली, यस इट इज करेक्ट। इसको पार्सली संस्कृत एंड बंगाली में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने या बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। During the 1896 Congress session in Calcutta, Rabindranath Tagore sang it for the first time. Again, it is correct. हालांकि जो वंदे मातरम में ये लिखा गया है हमारे सन्यासी रिबेलियन के बैकग्राउंड पर, किस नोबल में लिखा गया है, आनंद मठ में, पर इसको पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता सेशन 1896 के कलकत्ता सेशन में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। ठीक है, याद रखना इस चीज को। थर्ड, द सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय कांग्रेस स्टॉलवर्ट सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सेशन हो रहा है कलकत्ता में 1896 का और उसको प्रिसाइड कर रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि बंगाली थे। ऐसा नहीं होगा, ये याद रखना, कांग्रेस ने एक ट्रेडिशन सेट किया था कि जहां पर भी जिस भी प्रोविंस में, पहले प्रोविंस बोल लें आज स्टेट बुला लें, जहां भी प्रोविंस या स्टेट में कांग्रेस का सेशन होगा, प्रेसिडेंट वहां से नहीं होगा, प्रेसिडेंट किसी दूसरे प्रोविंस से होगा, इम्पार्शियलिटी इंश्योर करने के लिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल से थे, कलकत्ता में सेशन हो रहा है, नहीं बन सकते हैं प्रेसिडेंट। कौन थे प्रेसिडेंट, रहमतुल्लाह एम सयानी। ये चीज याद रखिएगा। थर्ड स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में भी हम पढ़ते हैं, कई बैचेज में तुम्हें पढ़ाया है, आगे जिन बैचेज में नहीं हुई है जल्द आप मॉडर्न हिस्ट्री में से पढ़ोगे। सो 1 and 2 आर करेक्ट, हमें करेक्ट ही ढूंढना था, आंसर क्या होगा, बी। दूसरा क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ दिया था, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, देखो मैं पढ़ के बताता हूँ। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सम मुस्लिम्स ऑब्जेक्टिंग टू वंदे मातरम that has not influenced many people here, but many of us, and I feel strongly about it, think that in the present context Vande Mataram is completely unsuited as national anthem। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस चल रही थी कि वंदे मातरम को नेशनल एंथम बनाया जाए या जनगण मन को, तो जेएल नेहरू ने, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था। फिर वो क्या बोल रहे हैं, इट इज एंड इट विल कंटिन्यू टू बी ए नेशनल सॉन्ग which is intimately connected with our struggle for freedom and which will be revered accordingly,
But a national anthem is something different from a song which represents the struggle and the longing which Vande Mataram so powerfully represents. A national anthem should be something of victory and fulfillment, not of past struggle. अब यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बोल रहे हैं कि हमारा नेशनल एंथम एक ऐसा सॉन्ग होना चाहिए जो कि हमें किस चीज को शोकेस करे, हमारे विक्ट्री को शोकेस करे, फुलफिलमेंट को शोकेस करे, ना कि पास्ट स्ट्रगल को। वंदे मातरम को यूज किया गया था सन्यासी रिबेलियन के स्ट्रगल को दिखाने के लिए, स्वदेशी मूवमेंट के स्ट्रगल को दिखाने के लिए, फिर बाकी और इंडिपेंडेंस इंडिया के स्ट्रगल को दिखाने के लिए। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि कुछ मुस्लिम ग्रुप्स भी इससे खुश नहीं है, साथ ही साथ ये स्ट्रगल को शोकेस करता है, तो हम इसको नेशनल एंथम नहीं, हम इसको नेशनल सॉन्ग के रूप में अडॉप्ट कर लेते हैं। और नेशनल एंथम किसको अडॉप्ट करेंगे? जनगण मन को। राइट, इस तरह से इस बहस के अकॉर्डिंग फाइनली जनगण मन को नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट किया गया। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय जेएल नेहरू, है ना। महात्मा गांधी प्रेजेंट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो गया और ये दोनों का स्टेटमेंट नहीं था। आंसर किनका है? जेएल नेहरू। याद रखना ये स्टेटमेंट मेंस में तुम्हारे काम आ सकता है, और ये जो तुम्हें मैंने अभी समझाया ये इंटरव्यू में भी काम आ सकता है, क्योंकि अभी वंदे मातरम एक हॉट टॉपिक है। बाकी आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कुछ नए स्पीसीज डिस्कवर हुए हैं उनसे रिलेटेड है, और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है बुल रन नाम के एक टर्म जो कि न्यूज में मेंशन था उससे रिलेटेड। ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। मंडे टू फ्राइडे का ये जो प्री सिक्योर का सेशन है कल फ्राइडे के साथ कंप्लीट होगा। आपके लिए अब सैटरडे और संडे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप इस प्री सिक्योर के सेशन को मंडे टू फ्राइडे या ट्यूसडे से जो मैंने इस बार स्टार्ट किया था आप उसको रिवाइज करोगे दोबारा जाकर सैटरडे संडे। अगले मंडे हम लोग फिर से प्री सिक्योर के नए सेशन के साथ मिलेंगे, पर अपना रिवीजन कर लीजिएगा सैटरडे संडे में, है ना, ये रिवीजन बहुत जरूरी है। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीक, टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।